हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10th वीओई एकेडमी। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स करवाए हुए हैं, लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन, आप वो भी जाके देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने वीडियो में प्रोवाइड की है वो है पीपीटी बेस्ड। आपको पढ़ाया गया है, आपको एक पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है जिसमें आपको एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट बनाया गया है। आपके एग्जाम टाइम से एक दिन पहले अगर आप मेरी वीडियो देख के जाते हो तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th। ठीक है, अब इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इंडेक्स में आपको सारी चीजें बताई गई है कि इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक जो है आपके आएंगे। जैसे व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इफेक्टर्स, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हार्मोन्स, प्लांट मूवमेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सारा हमारा किस में आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है या जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो बार बार वर्ड यूज हो रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आया। तो अब उसके लिए कोऑर्डिनेशन समझने के लिए हमें दो तीन चीजों को समझना पड़ेगा। एक हमें समझना पड़ेगा कि स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, a stimulus, a sudden action in response to something in the environment, a sudden action in response to something in the environment। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रेशर, टच, ग्रेविटी, स्मेल, टेस्ट, हीट, कोल्ड, साउंड एटसेट्रा। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इस बॉटल का। मान लो ये बॉटल है और ये बॉटल बहुत ज्यादा गर्म है। मैंने इस हाथ में ग्लव्स पहने, इस हाथ से मैंने इस बॉटल को पकड़ा हुआ है, ये बॉटल बहुत ज्यादा गर्म है। अब मेरे इस हाथ को नहीं पता कि ये गर्म है। अब मैंने इस हाथ से इस बॉटल को टच किया। अब टच करते ही क्या होगा, टच करते ही मेरे इस हाथ पे बहुत ज्यादा हीट लगेगी, बहुत ज्यादा सेंसेशन लगेगी और मैंने एकदम से इस हाथ को ऐसे हटा लूंगी। ठीक है, इसमें तो मैंने ग्लव्स से पहना हुआ है, तो ग्लव्स से बॉटल को पकड़ा, बहुत ज्यादा बॉटल गर्म है, यहाँ से मैंने इसको टच किया, टच करते ही सेंसेशन आई। तो ये क्या था, एक एनवायरमेंट का स्टिमुलस था और स्टिमुलस के लिए क्या हुआ, हमारी बॉडी से रिस्पॉन्स आया। तो जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज के अराउंड, जैसे कि कहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रेशर पे, टच पे, ग्रेविटी पे, स्मेल पे, टेस्ट पे, हीट पे, कोल्ड पे या साउंड पे। ये पेन की निब है, इस पे मैंने ऐसे ऐसे प्रेस किया, अगर इस पे ये बहुत ज्यादा नुकीली है, इससे बहुत ज्यादा अगर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये भी क्या एक स्टिमुलस है, हमारे माइंड को स्टिमुलस जा रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा शार्प है, प्रेशर लगा रही है, इसको हटाओ। ये उंगली, हाथ अपनी उंगली अपने आप हटा लेगा। ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन के जैसे है। इसको हम वॉलेंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनवॉलेंट्री, जैसे कि एकदम से अगर हमें कहीं भी रखे हैं, ऐसे पीछे टच हो गया, कोई नुकीली चीज है, तो ऐसे करके हाथ अपने आप हट जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब इस स्टिमुलस के अराउंड सारी चीजें कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, कोई भी जब हमें एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिला तो हमारे किस किस ऑर्गन ने फंक्शन किया, हमारे हाथ ने भी फंक्शन किया है, हमारे ब्रेन ने भी फंक्शन किया है, बीच में जो हमारे हाथ की मसल्स थी, नर्व्स थी, उन्होंने भी फंक्शन किया है, ब्रेन में न्यूरॉन्स ने भी काम किया है। ठीक है, तो ये जो सारे ऑर्गन्स का, जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हैं, उनका जो मिला जुला काम हुआ, सबका जो कोऑर्डिनेटेड वर्क हुआ, सारे जितने भी ऑर्गन्स थे उनका जो कोऑर्डिनेटेड वर्क हुआ, उसको हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सारे ऑर्गन्स का एक कोऑर्डिनेटेड वर्क जब हुआ है तो उसको हमने कोऑर्डिनेशन बोला है। देखो नेक्स्ट, देखो अब ये स्टिमुलस कैसे जाएगा, कैसे आएगा, ये आपको बताते हैं। यहां से देखो, ये हमारी उंगली है, रिसेप्टर हमने किसको बोला, जो चीज रिसेप्ट कर रही है, जो चीज रिसीव कर रही है सिग्नल को। रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है सिग्नल को। रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल रिसीव किया। यहाँ पे क्या है, कैक्टस। कैक्टस क्या है, नुकीला है। देखो कैक्टस में कांटे लगे हुए हैं, कैक्टस नुकीला है।
ये उंगली आई, इसने उंगली को यहाँ से टच किया, उंगली ने कैक्टस को टच किया, टच करते ही क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हो गई। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को लेके गए। अब ब्रेन में जाने के बाद सेंसरी न्यूरॉन ले गए, अब ब्रेन में सिग्नल गया कि भाई इसमें तो कांटे हैं, कांटे हैं तो हाथ हटाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारा हाथ डैमेज हो जाएगा, हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, जो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल को वापस लेके आई, उन्होंने हाथ को सिग्नल दिया कि भैया इस हाथ को यहाँ से हटा लो, अगर तुम नहीं हटाओगे तो बॉडी में नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इफेक्टर जो था, इफेक्टर कौन होता है, जो इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्टर कौन होता है, जो इफेक्ट करता है। तो इफेक्टर ने क्या किया, इफेक्ट किया इफेक्टर ने कि इफेक्ट क्या हुआ, हाथ को दूर हटाना, तो उसने ये इफेक्ट किया कि भैया हाथ को यहाँ से दूर हटा लो, तो इसने दूर हटा लिया हाथ। बस ये है कोऑर्डिनेशन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो अलग अलग चीज देखते हैं, नर्वस सिस्टम। अब हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसको काम करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी का जितना भी केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन आ गया, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, जितने भी बाकी के एनिमल्स हैं वो सारे आ गए जिनके पास ब्रेन अवेलेबल है। अब केमिकल सब्सटेंसेस लाइक प्लांट हार्मोन्स एंड फाइटोहार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब देखो ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लांट हार्मोन्स हैं और फाइटोहार्मोन्स हैं, ये किस में कराएंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये प्लांट में कराएंगे। हमारे में किसने कराया, नर्वस सिस्टम ने और एंडोक्राइन सिस्टम में, और इनमें किसने कराया, प्लांट हार्मोन्स ने और फाइटोहार्मोन्स ने। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम में चीज समझाई गई थी ना, वही सेम चीज यहाँ समझाई गई है। देखो कोई भी स्टिमुलस आया एनवायरमेंट से कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, प्रेशर हो सकता है ना, कोई भी चीज हमारी स्टिमुलस हो सकती है। इनमें से स्टिमुलस आया एनवायरमेंट में, स्टिमुलस क्या करेगा, रिसेप्टर के पास जाएगा। रिसेप्टर्स क्या काम कर रहे हैं, रिसीव करने का काम कर रहे हैं। रिसेप्टर्स ने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद क्या होंगे, वे कोऑर्डिनेटर के पास लेके जाएंगे। कोऑर्डिनेटर कौन है, ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटर से तो है। कोऑर्डिनेटर्स के पास गया, कोऑर्डिनेटर को बात समझ आ गई कि भैया हीट लगी है, प्रेशर लगा है, वहां से हाथ हटाना है, अपनी बॉडी को सेव करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल भेजा, कोऑर्डिनेटर ने सिग्नल भेजा इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर तो इफेक्ट करेगा, वहां से जो भी आपका ऑर्गन है, हाथ पे लगा है, पैर पे लगा है, कहीं पे भी लगा है, तो वो इफेक्टर क्या करेगा, वहां से उस बॉडी पार्ट को हटाने का काम करेगा। तो इफेक्टर ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स क्या हुआ है, मतलब एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ है मतलब अगर आपका हाथ पैर जो भी वहां से लगा हुआ था वो चीज वहां से हट जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे परफॉर्म होगा देखते हैं। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है नर्वस सिस्टम में, कौन कौन से पार्ट हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा होता है नर्व्स। ये 3 पार्ट हमारे एनिमल्स के अंदर इंक्लूड हैं। ये 3 पार्ट एनिमल्स के अंदर हमारे इंक्लूड हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो हमारा रिसेप्टर लिखा हुआ था, रिसेप्टर का सबसे पहला मतलब है जो रिसीव कर रहा है। RRR से आप याद कर लो, RRR से याद कर लो। रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर आर special structure located on the different part of the body that are capable of recognizing and receiving messages। देखो एक वर्ड पकड़ लिया करो, एक वर्ड पकड़ लिया करो, रिसेप्टर है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये जो बीच की कहानी है ना, जितनी भी, ये तुम अपने आप बना लोगे। बायो का जो बच्चा होता है ना, वो इतना कैपेबल होता है कि जितनी भी उनकी डेफिनेशंस होती है ना, वो खुद बना लेगा। तुम सिर्फ वर्ड पकड़ो। वर्ड क्या क्या पकड़ने हमें, रिसेप्टर है, रिसीव कर रहा है, RRR वर्ड पकड़ लिया, रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल को।
कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस आया, हीट, प्रेशर, टच, कोल्ड, जो भी है वो स्टिमुलस आएगा, उसमें हमारे कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होंगे जो कि सिग्नल को रिसीव करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो बीच की कहानी थी ये हमने सारी खुद बना ली। हमें कैसे याद करना है? डबल आर से, रिसेप्टर, रिसीव। ठीक है, अब आते हैं रिसेप्टर्स के पार्ट। रिसेप्टर के पार्ट क्या हो गया? फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स। फिर वर्ड पकड़ लो, फोन, फोन कहाँ पे लगेगा? कानों में लगेगा। ठीक है, तो ईयर्स के रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दो, फोन कहाँ लगेगा तुम्हारा? ईयर्स में ही तो लगेगा, तो फोन और ईयर हो गए, रिलेटेबल है, याद हो गया। अब आते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो, आप, फोटो का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज को देख रही हैं, फोटो क्लिक कर रही हैं, तो हमारी लाइफ में जो है सबसे पहले हम किस चीज के थ्रू देख सकते हैं? कोई भी चीज हम आईज के थ्रू देख सकते हैं। तो फोटो कहाँ से रिलेटेड हो गया? आईज से रिलेटेड हो गया। ऐसे ना रिलेट करके पढ़ा करो, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अब आते हैं टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो किससे जो है रिलेट होता है? टैंगो रिलेट होता है ऑरेंज से। टैंगो कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर को टैंगो कलर बोलते हैं। अब ऑरेंज कलर, स्किन का कलर कैसा होता है? स्किन का कलर लाइट लाइट सा ऑरेंज कलर का ही तो है हमारा, तो वो किससे रिलेट हो गया? टैंगो, स्किन से रिलेट हो गया। अब आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। देखो इसको रिलेट नहीं कर सकते, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। ऐसे याद कर लो कि बचा हुआ तो टंग का ही हो गया। ठीक है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे कहाँ होंगे? टंग में होंगे। क्या डिटेक्ट करेंगे? टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। टैंगो वाले क्या होंगे? टच को। स्किन पे है कोई चीज तो टच को ही डिटेक्ट करेगी कि फील हो रही है कोई चीज, है ना। अब स्किन पे तुम नमक डाल दो, मिर्ची रख दो, स्किन को तो कोई चीज फील नहीं होगी। टेस्ट तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करना है। तो ऐसे छोटे छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरा आता है इफेक्टर्स। सबसे पहले क्या था हमारा? पहला था हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव कर रहा है। इफेक्टर, इफेक्टर मतलब जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इफेक्टर मतलब जो भी इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। रिसेप्टरी आर स्पेशलाइज्ड effectors. Effectors are specialized tip of nerve that detect formation around or external environment by means of a stimulus and create a pulse into the nervous system which result in the nervous system to take actions. अब ये क्या करते हैं? रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, यहाँ पे देखो रिसेप्टर एक ऐसी चीज है जिसने इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट किया और ये डिटेक्ट करके कहाँ ले गया? ब्रेन के पास ले गया। अब ब्रेन ने क्या सोचा कि भाई ये जो भी स्टिमुलस आया है ये तो बॉडी को डैमेज करेगा। मान लो ज्यादा ठंडा है तो आपका हाथ सुन पड़ जाएगा, ज्यादा गर्म है आपका हाथ जल जाएगा, प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर लगेगा आपका हाथ कटने के चांसेस हैं। तो ब्रेन को क्या करना है? अपनी बॉडी को बचा के रखना है। तो बचाने के लिए ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन जो है रिजल्ट इन द नर्वस सिस्टम टू टेक एक्शन। ब्रेन जो है इफेक्टर को बोलेगा कि भाई एक्शन ले, अपने हाथ को उस जगह से हटाओ। ठीक है, these receptors are situated in the sense organs such as eyes, nose, tongue, ear and skin. ये जो भी रिसेप्टर्स हैं ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं और हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, वो मैंने ऊपर बता ही दिए कि कौन से पार्ट में कौन से तरह का रिसेप्टर आपका प्रेजेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेंसरी सिस्टम और मोटर न्यूरॉन। जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि सेंसरी क्या करेगी, मोटर क्या करेगी। अब देखो सेंसरी, फिर वही नाम से, बायो का तो मतलब ही ये है कि नाम पकड़ लो, नाम को तोड़फोड़ करके ही कहीं से मतलब निकालो। सेंसरी क्या करेगा? सेंस करेगा चीजों को। सेंसरी क्या करेगा? चीजों को सेंस करेगा। सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट नर्व्स। एफरेंट वर्ड कहाँ यूज हुआ था? एफरेंट नर्व वर्ड यूज हुआ था हमारा नेफ्रॉन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी में। एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट मतलब जो लेके आ रही है, इफरेंट मतलब जो वापस लेके जा रही है। ठीक है, तो एफरेंट मतलब ए का काम, ए वर्ड कैसा होता है? ए वर्ड अल्फाबेट में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो जो ये काम है वो भी पहले करेगा, मतलब ये लेके आएगी। और इफरेंट मतलब लेके जाएगी, क्योंकि ई बाद में आता है तो उसका काम बाद में है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, सेंसरी क्या करेगी? सेंस करेगी। उसने सेंस करा किसी भी स्टिमुलस को और क्या करा? फिर जो अपना सिग्नल है वो ब्रेन को पहुंचा दिया। अब आते हैं मोटर। मोटर क्या करती है? देखो रियल लाइफ में मोटर आपका क्या करती है? एक्स्ट्रा काम करती है, एक्स्ट्रा वर्क करती है। देखो
अब सेंसरी ने तो थोड़ा सा काम किया, ऐसे कोई भी स्टिमुलस था उस पर हाथ रखा, फील ही किया है, लेकिन हटाया तो नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा काम तो सेंसरी ने नहीं किया। एक्स्ट्रा काम कौन करेगा? मोटर करेगा उसको हटवाने का काम। दीज नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर्स मसल एंड ग्लैंड। जो भी इफेक्टर्स हैं उनके पास वापस सिग्नल को लेके जाएगी कि आप इफेक्ट करो, आप अपने हाथ को वहां से हटा लो, आप अपने हाथ को एकदम वहां से हटा लो, आप इफेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गई हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, ये आ गई हमारे पास मोटर न्यूरॉन। वैसे न्यूरॉन की जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। मैंने न्यूरॉन का डायग्राम, जो मेरी डायग्राम वाली वीडियो है, मैंने उसमें समझाया हुआ है, तो वहां से आप न्यूरॉन का पूरा डायग्राम देख सकते हो। बाकी न्यूरॉन में देखो डेंड्राइट्स होती है, सेल बॉडी होती है, एक्सोन है, सेंट्रल प्रोसेस है, ये सब सेम होते हैं। मोटर न्यूरॉन में भी क्या है? डेंड्राइट्स हैं और एक्सोन है जो सिग्नल को पास करेगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है कि ये मसल्स को काम कराएगा ना, मसल से एक्शन लेगा ये, है ना, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसलिए है इसका। अब देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या आपका इंक्लूड होगा? पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या हो गया इसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको कैसे लिख सकते हैं? CNS एंड PNS। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या इंक्लूड किया? एक ब्रेन को इंक्लूड किया और एक स्पाइनल कोड को इंक्लूड किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इन दो को इंक्लूड किया, ठीक है। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने किसको इंक्लूड किया है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स cranial nerves which arise from brain and spinal nerves arising from spinal cord। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिक सी दो चीज आया, एक आया हमारे पास ब्रेन, एक आया हमारे पास स्पाइनल कोड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आई हमारे पास ये दो चीजें। पेरिफेरल में क्या आया? इसमें आया एक तो क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियम वर्ड जहां पे भी आ जाए मतलब हमारे ब्रेन का जो आउटर क्रेनियम पार्ट है ना, जो बाहर का जो हिस्सा है, उसको हमने क्या बोला है? क्रेनियम बोला है। तो क्रेनियल नर्व्स मतलब जो भी ब्रेन की नर्व्स हैं वो विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, देखो ब्रेन की तो ब्रेन से अराइज होंगी, एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कोड। अब देखो ये होता है हमारे पास ऊपर ब्रेन, नीचे ना ये एक ऐसे एक ऑर्गन आता है जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। ब्रेन से नीचे स्पाइनल कोड आती है, ये स्पाइनल कोड भी ब्रेन के ही हमारे सारे सिग्नल लेके आती है और ये हमारी यहाँ तक आती है स्पाइनल कोड, हमारी L3 L4 तक, जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है यहाँ तक आती है नीचे तक, ये ऊपर सीधे ब्रेन तक कनेक्टेड होती है। आपने अगर सुना हो जैसे किसी की भी डिलीवरी होती है आजकल, सिजेरियन उसका ऑपरेट होता है, उसको कमर में इंजेक्शन लगता है, उसको पूरा जो जनरल एनेस्थीसिया है वो नहीं दिया जाता उसको सुन करने के लिए, कमर में हम इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी लोअर बॉडी सुन हो जाती है। अपर बॉडी सेम रहती है, अपर बॉडी को पता रहता है, सिर्फ लोअर बॉडी सुन हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड में नर्व्स अटैच है हमारी ब्रेन वाली, तो वो पूरी बॉडी को सुन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो लोअर पार्ट को सुन करता है। चलो अब ये देखो, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? व्हाट डज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डू? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन, लिम्ब एंड स्किन। देखो जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको कहाँ तक कनेक्ट करेगा? एक तो सारे ऑर्गन्स तक, एक लिम्ब्स तक। लिम्ब किसको बोलते हैं? लिम्ब्स बोलते हैं हम हाथ और पैरों को, हैंड एंड लेग्स। लिम्ब्स जो होते हैं वो हम पूरे अपने हाथों को और पैरों को लिम्ब्स बोला जाता है। ये वर्ड आपका आगे तो बहुत यूज होता है लिम्ब्स, क्योंकि हैंड और फीट कोई नहीं बोलता। अगर जब हम वहां पे हम हैंड की बात करेंगे ना तो सिर्फ ये आगे वाला पार्ट आ जाएगा, और फीट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ जो नीचे का हमारा आगे का पंजे वाला पार्ट है ना, फुट है, जिसमें हम शूज डालते हैं, तो सिर्फ वो इंक्लूड होता है। तो जब हमें पूरा हाथ और पूरा पैर इंक्लूड करना होता है ना तो हम लिम्ब्स की बात करते हैं, और अगर हम सिर्फ हाथ की बात कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं अपर लिम्ब्स। अपर लिम्ब्स।
अगर हम नीचे पैरों की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लोअर लिम्स, ठीक है, ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं। तो अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सारे ऑर्गन्स तक, लिम्स तक मतलब हाथ और पैरों तक और स्किन तक कनेक्ट करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, इट अलाउज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा, उनको ये अलाउ करता है, उनको परमिशन देता है कि तुम सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हो, तुम सिग्नल को सेंड भी कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह का तुम एक्शन ले सकते हो। उसको अलावेंस कौन देगा, उसको अलावेंस देगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तीसरा काम ये क्या करेगा, एक काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम क्या करेगा, इट कैरीज सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई भी जब सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, मान लो जब मैंने ये प्रेशर फील किया तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे करके ब्रेन में गई, और जब वापस से इंफॉर्मेशन आई तो वो क्या आई कि यहाँ से हाथ हटा लो, यहाँ तो प्रेशर है, ठीक है। इसको कंट्रोल किसने किया, इस चीज को कंट्रोल किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने। काम किसने किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, और ओवरऑल कंट्रोल किसने किया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने। ऐसे मान के चलो कि तुम्हें बेसिकली पढ़ा तो रहा है एक टीचर, ठीक है, टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, टीचर कौन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऊपर जो प्रिंसिपल है जो कंट्रोल कर रहा है हर एक चीज को, वो कौन हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे इस चीज को याद कर सकते हो। अब फोर्थ हमारे पास आता है, चौथा काम क्या है इसका, इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। इनवॉलेंट्री काम कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री काम जो होते हैं ना वो होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, इनवॉलेंट्री काम हमारे हाथ में नहीं होते। ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग कुछ परसेंट तक इनवॉलेंट्री है और कुछ परसेंट तक वॉलेंट्री है। अब देखो, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और मेरा सांस लेने पे ध्यान नहीं है, मैं तो हर मिनट अपने सांस पे नहीं फोकस कर रही ना कि मैं कैसे सांस ले रही हूँ, तेज ले रही हूँ, धीरे ले रही हूँ, तो भी मैं सांस लेती रहूंगी, ठीक है। अब मान लो हम सो रहे हैं, सोते हुए तो हमें 6 घंटे पता ही नहीं है ना हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी ब्रीद कर रही है, वो क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है कि हम ना चाहते हुए भी कोई काम हमारी बॉडी अपने आप करती जाती है। हार्ट बीट है, हार्ट हमेशा आपका चलता रहेगा पूरी लाइफ तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक हार्ट अपना काम करता रहेगा, वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो अब इनवॉलेंट्री फंक्शन को भी किसने कंट्रोल किया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे, बहुत प्यारा सा डायग्राम है। न्यूरॉन को अभी पढ़ लेंगे ताकि क्लास 11 12 या फिर आफ्टर 12 जो आप अगर नीट दोगे, नीट क्रैक करोगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां जाके न्यूरॉन ना दोबारा देखनी पड़े। इतनी अच्छे से हमें रटनी है कि न्यूरॉन तो हम दोबारा नहीं देखेंगे, एक बार आज ही देख ली, आज ही याद करके यहाँ से जाएंगे। अब देखो, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, अब देखो किसी भी चीज को हम जैसे बोलते हैं, मान लो सेल के लिए भी यही वर्ड यूज होता है कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। नेफ्रॉन के लिए भी यही वर्ड यूज होता है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है किडनी की। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या आया, स्ट्रक्चरल, दूसरा हमारा क्या आया, फंक्शनल। देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब पूरे स्ट्रक्चर को बना भी यही रही है और काम भी यही करवा रही है, इसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब उसका जो आउटर फ्रेम है वो भी यही बना रही है और जो अंदर का काम है वो भी यही करवा रही है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर मतलब ऐसी छोटी 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 इन्हीं चीजों से मिलके ही ब्रेन बना हुआ है, मतलब जो ब्रेन है वो सारा न्यूरॉन से मिलके ही बना हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ स्ट्रक्चरल, इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। और अब क्या है, जो ब्रेन का सारा काम है वो भी यही कर रही है, तो अब इससे क्या पता चला कि ये फंक्शनल यूनिट भी है। तो ये मतलब होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का। पार्ट्स इंक्लूड्स अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड बॉडी कॉल्ड साइटोन। अब देखो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के साइड में यहाँ क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, इसकी पूरी बॉडी होगी, बॉडी को हमने क्या बोला, साइटोन बोला।
अब इसमें क्या आते हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला, डेंड्राइट्स बोला, डेंड्राइट्स बोला। देखो ये आ गई डेंड्राइट्स, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हो गई डेंड्राइट्स, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म जिस चीज के अंदर है वो क्या है, सेल बॉडी या फिर सोना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इट कंटेन्स अ लॉन्ग इनफ फाइबर नेम्ड एज एक्सॉन एंड इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। ये जो चीज है ना, ये जो चीज बन गई पूरी की पूरी, ये क्या है, एक्सॉन है। ये जो ऐसे, ये जो डंडी टाइप से बनी हुई है ना, ये पूरी एक्सॉन है। अब इस